रविंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। सर बस इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। बहुत गुड बढ़िया। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप बिल्कुल तैयार होकर के आए हैं और मैं जी उम्मीद सर। करता हूं कि अभी आपके पास कुछ समय है। आपकी डेट क्या है इंटरव्यू की? सर जो कल जो विज्ञप्ति आई है उसमें 13 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होना बताया गया है। चलिए तो बहुत सर अच्छा मेरा है। जो है। हम्म, जी सर। अभी कम्युनिकेट नहीं हुआ है। आपका विषय वस्तु बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रेलेवेंट है। ये बताइए कि 5G और 4G में क्या अंतर है? सर 5G और 4G में अंतर हम 3 तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि स्पीड, लेटेंसी और बैंडविड्थ। सर जो 4G की स्पीड है उसमें उसमें जो हमारी स्पीड है उसमें मैक्सिमम 1 Gbps तक आ सकती है, लेकिन 5G में जो नॉर्मली स्पीड है वो 10 Gbps और मैक्सिमम स्पीड 40 Gbps से 50 Gbps तक जा सकती है। सर जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो 4G जो है वो 2000 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है, लेकिन सर जो 5G है वो सर जो ये आपने 5G और। तकनीकी पहलू बताया सिंह साहब। हम ये जानना चाहेंगे जी सर। कि इसका लाभ क्या होगा जब 5G आता है, जब आता है तो हमें आपको औसत व्यक्ति को क्या लाभ होगा इससे? सर 5G होने से हमें ये लाभ मिलेगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो है वो जन जन तक उसकी रीच हो पाएगी, क्योंकि 5G की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसमें जो भी काम होगा वो रियल टाइम में होगा। तो सर जैसे ड्राइवरलेस टैक्सी है, ड्राइवरलेस ऑटो कार, तो उसमें सर 5G हमारी काफी ज्यादा मदद करेगी। और सर जैसे कि अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं तो 5G में जो ऐसा लैग अभी क्रिएट हो रहा है वो लैग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा सर। अच्छा, बिग डेटा एनालिटिक्स सुना है जी आपने? सर। बिग डेटा इसके ऊपर क्या जी सर। प्रभाव पड़ेगा? सर बिग डेटा एनालिटिक्स, सर जैसे कि जो बिग डेटा होता है वो पूरे डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे गूगल के पास कोई डेटा है तो उसके बाद जितने भी यूजर्स का डेटा है उसका पूरा कलेक्शन रहेगा। तो सर 5G से ये होगा कि बिग डेटा इतना ज्यादा हैवी होता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग करना है वो 5G काफी ज्यादा आसान कर देगा सर। लेकिन ये भी सुना है कि 5G के जो दुष्परिणाम है पर्यावरण के ऊपर और हमारे आपके शरीर के ऊपर, वो भी एक चिंता का विषय है। दो चिंता है। पहली चिंता तो ये, इस पे कुछ प्रकाश डालें। सर 5G के दुष्परिणाम, सर सॉरी सर इसके बारे में मुझे नॉलेज कोई नहीं बात है सर। कोई बात नहीं। और दूसरा इसके ये था कि जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, हाँ हाँ हुआवी, हाँ। हाँ सर। इस कंपनी के बारे में ये भी बहुत चर्चा में आ गई है पिछले 1 महीने से। क्या हाँ कारण सर। है? सर हुआवे की कंट्रोवर्सी ये है कि जो यूरोपियन नेशंस और यूएस है वो ये बोले कि जो 5G में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसमें हुआवे जो सर्विलांस करने के लिए कुछ अपने कंपोनेंट्स लगाता है। पर सर हम्म, जो इसके अल्टरनेटिव है वो इरिक्सन और नोकिया दे रही हैं। पर सर जो इंडिया है, इंडिया नोकिया और इरिक्सन के जो कंपोनेंट्स है उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। और जो जो हुआवे है वो इंडिया को थोड़ा सस्ते में प्रोवाइड करता है। तो सर इंडिया का भी इंक्लिनेशन अभी भी हुआवे की तरफ है। नहीं, चलिए बहुत अच्छा है। आपके शौक में मेरा आखिरी सवाल, आप कविता भी लिखते हैं, जी तो सर। काव्य हृदय आपका है। आप ये बताएं कि वर्तमान में पूछे कि आपका सबसे प्रिय कवि कौन है और क्यों? सर अभी तो मुझे जो पीयूष मिश्रा जी हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं सर। चलिए, पीयूष मिश्रा जी की बात आपने की, लेकिन हमें बताइए जिनको मैंने पढ़ा है, महादेवी वर्मा, जी सुभद्रा सर। कुमारी चौहान, जी सर। महाकवि निराला, इनमें किसी की कोई आपको कोई रुचि है इन महाकवियों में? हाँ सर रुचि है, क्योंकि सर हमारी जो स्कूलिंग हुई थी उसमें हिंदी हिंदी कविताओं में इनकी जो है ज्यादातर सभी की कविताएं जो है हमें पढ़ने को मिलती थी सर। तो सर काफी अच्छा लगता था और उसी से जो है मेरा जो इंक्लिनेशन है वो कविताओं की तरफ गया। अच्छा, काव्य हृदय ये कहते हैं कि जब आप शांत और सौम्य रहते हैं तभी काव्य उतरता है, या उद्वेलित रहते हैं तब भी काव्य उतरता है? सर ये जो है सर फीलिंग्स के ऊपर है कि हमारे उस टाइम पर मन में किस तरह की फीलिंग आ रही है। सर कभी हम शांत होके भी हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आ पाते, पर कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि हम काफी ज्यादा गुस्से में है और वो हमारी फीलिंग्स हमारे शब्दों के जरिए बाहर आती है। तो सर ऐसा कुछ हम पार्टिकल बोल नहीं सकते कि जो है कि कोई एक परफेक्ट कंडीशन होनी होनी चाहिए कि कुछ क्या लिखने के लिए। प्रेरणा रहेगी, लेकिन ठीक है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी कवि भी रहे हैं और अपने जी सर। सरकारी काम के दौरान उन्होंने कविता की रचना भी की है। जी सर। और आप अगर डिप्टी कलेक्टर आपकी पहली चॉइस है जी और सर। आपकी नियुक्ति मान लीजिए किसी जनपद में होती है एज ए डिप्टी कलेक्टर,
तो सर। आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर मेरी पहली प्राथमिकता हुई कि मैं जो है उस तहसील के जो एजुकेशन सिस्टम है सर उस पर काम करूं। मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं जो हेल्थ सेक्टर है उस पर काम करूं। और सर जो मेरी तीसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जो है हमारी गरीबी है, जो भी हमारे इन स्किल्ड जो है लेबरर्स हैं, उनको स्किल देके हम जो आर्थिक योगदान उसमें मैं दे सकूं सर। चलिए, थैंक यू। रविंदर सिंह जी, जी सर। कैसे हैं? सर अच्छे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको क्वालिफाई करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। तो आपका मेंस में सब्जेक्ट क्या रहा है? सर मेरा मेंस में सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था सर। सोशियोलॉजी था। जी सर। अच्छा, अब तो एक ही सब्जेक्ट होता है ना? हाँ सर, एक ही है। 2 सब्जेक्ट जब होते थे तब भी दिया था कभी पीसीएस के? नहीं। सर मैंने 2017 में पीसीएस दिया था सर, उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अच्छा, ये कब से हुआ? एक सब्जेक्ट का ऑप्शन कब से हुआ? सर ये जो है 2018 में ही ये सबसे पहली बार हुआ है सर। अच्छा, बता सकते हैं किसका पीरियड था वो? सर ये जो है किसका रिजीम था वो? सर रिजीम जो है चलिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी का ही था सर। तो मुख्यमंत्री जी का रहता है कमीशन में सरकार बताइए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आगरा से आपकी शिक्षा दीक्षा भी है? जी सर। जी सर। जी। आगरा में एक रामबाग जगह है, जी सर। देखा है आपने? सर देखा नहीं सर, सुना है, काफी ज्यादा सुना है। वहाँ पे जो अरे है भाई, वहां पे मतलब आप स्टूडेंट्स, पढ़े हो तो आपने देखा नहीं? सर जो है सुना मैं ही है, सुना ही है वहाँ। तो सुना ही है तो फिर क्या पूछा जाए। अच्छा, ये जो कविता आप करते हो, जी तो सर। काव्य के बारे में भी काल निर्धारण रहते हैं, जी सर। तो कितने काल निर्धारण हैं काव्य में? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। अरे, ये कौन सा काल, ये नहीं सब पढ़ा आपने? ये सर आप क्योंकि सर वो तो आपका देखिए, इंटरव्यू में जो नोन चीजें होती हैं ना, जो व्यक्ति जानता है ना, उसी के बारे में पूछा जाता है। और इधर उधर की तो बहुत कम चीज पूछी जाती है जिससे कोई कंसर्न नहीं होता। तो उसके बारे में भाई, जिस बारे में आप जानते नहीं, आप जिस फील्ड के बारे में आप ऐसा कह देंगे कि इसके बारे में नहीं आता, तो उस बारे में नहीं बोर्ड पूछेगा। लेकिन जो आप जानते हो उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो जो जानते हो उसको ठीक से जाना है ना। जी जी सर। आपकी एसडीएम के बाद में सेकंड चॉइस आरटीओ है? सर एआरटीओ। सर एक्चुअली बात यह है कि मैं डीएसपी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं आई अच्छा, साइड की ऐसा वजह से, आई साइड की ऐसा वजह से। ऐसा अच्छा, जी सर। ओके, देन ओके। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में जो ये पेंडेमिक चल रहा है जी सर। हैं, जी तो सर। उसमें पूरे दुनिया में है, तो जी सर। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये मनुष्य निर्मित है बीमारी, जी सर। जी और सर। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक है। आपका क्या ओपिनियन है? जी सर। सर मेरा ओपिनियन है कि सर जब तक हम किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो किसी पे ब्लेम लगाना ये एक तरह से सही नहीं है। जैसे कि रिसर्च बता रही है कि ये जो वायरस है, ये जो है ये ज्यादातर बायोलॉजिकल ही है, और ये ह्यूमन मेड नहीं है। और जो है एक तरह से सीधी तरह से एलिगेशन लगा देना कि ये ह्यूमन मेड है, तो सर ये जो है ये ह्यूमैनिटी के लिए भी मतलब बेकार ही है। क्योंकि अगर ये सर ह्यूमन मेड होता तो जो है इसके जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो काफी ज्यादा होते। और ये वायरस है, ये जो ठीक भी हो रहा है, और ये जो तो ये बताइए कि वुहान से बीजिंग तक नहीं पहुंचा ये, और वाशिंगटन तक पहुंच गया, ऐसा सर कैसे हुआ? ये जो एक तरह से सर ये एक तरह से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ये क्रिएट की जा रही है। और सर इसका चाइना में कितना ये एक्सपेंड हुआ है, इसकी जानकारी हमें इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि जो चाइना के रेजीम है वो इंफॉर्मेशन को जो है छुपा रही है। अच्छा, कानून पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? नो सर, सर लो, ज्यादा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, पर पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत तो, काम उसका पड़ेगा ही। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों के लिए लॉजिक नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते, एविडेंसेस नहीं होते,
है ना। जी सर, जी पर सर। इसके बावजूद सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस होते हैं उनको माना जाता है। तो हमेशा जी ऐसा सर, नहीं कि जिसका जिसका एविडेंस मिल जाएगा वही बात सही होगी। कभी कभी जो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं उससे भी अनुमान लगाया जाता है सच तक पहुंचने के लिए, है जी ना। सर, जी सर। तो जो ARTO आपने जो चॉइस रखा है, तो जी सर। इसमें आप क्या क्रेज पाते हैं, क्या मतलब अच्छाई आप महसूस करते हैं? सर इसमें मैं ये अच्छा ही महसूस करता हूँ कि सर जो अभी भी जो भारत है वो रोड एक्सीडेंट्स में अभी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आता है। तो हम्म। सर ARTO में मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं उस स्थिति को जो है सुधार सकूं। तो कैसे सुधार करोगे? सर जो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा जागरूकता का अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे कि हम लोगों में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए उन्हें एनकरेज कर सकें। और सर जो हमारा स्टाफ है उन्हें हमें जो है इस तरह से मोटिवेट करने की जरूरत है कि जो है वो अच्छी तरह से अपना काम करें और वो भ्रष्टाचार जैसी जो है नीतियों से थोड़ा सा दूर रहें। अच्छा, रोड पे जो माइल्स लगे होते हैं, माइल स्टोन जो लगे होते हैं, है ना, जी सर। सुन पा रहे हो कि जी नहीं? सर। तो हाँ उससे सर, सुन पा रहा हूँ सर। कैसे पता लगेगा कि ये किस तरह का मार्ग है? सर जो है जो सर माइलस्टोन जो है वो तीन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता अच्छा। है हरा, एक होता है पीला, और एक होता है सर डार्क ब्राउन। तो जो डार्क हम्म। ब्राउन है वो लिंक रोड होती है, तो यानी कि जो गांव को शहर से कनेक्ट करती है। सर एक होता हम्म। है हरा, जो हरा है वो नेशनल हाईवेज होता है, जो किसी भी स्टेट के कैपिटल को नेशनल कैपिटल से जोड़ता है। और सर जो येलो होता है वो होता है स्टेट हाईवे, जो कि जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को स्टेट के कैपिटल से जोड़ता है सर। हम्म। अच्छा, आगरा से आपका ताल्लुक है। आगरा सीमा पर उधर राजस्थान से कुछ गाड़ियां आ रही थीं जब मजदूरों की, तो जी सर, उसको जी सर। रुकना पड़ गया था कुछ समय के लिए। तो मजदूर जी बेचारे सर, बड़े परेशान थे उस समय। जी तो सर, आप क्या जी महसूस सर। करते हैं, क्या होना चाहिए? ठीक हुआ था या कुछ और अच्छा हो सकता था? सर जो है सर मेरे ख्याल से उस स्थिति को और ज्यादा सुधारा जा सकता था शुरू में। कि सर जो हमें पूरा प्रबंधन करने की जरूरत है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो अपने गांव तक अच्छी तरह से बिना किसी दिक्कत के पहुंच सके। और सर इसीलिए सरकार ने कदम भी उठाया था कि बाद में बसों की व्यवस्था करवाई गई थी। पर जो जो शुरू की स्थिति थी सर वो थोड़ी सी दयनीय थी सर। वो ह्यूमैनिटी के लिए इतना ज्यादा सही नहीं था सर, क्योंकि दो 100 किलोमीटर जो है दिल्ली से आगरा तक भी माइग्रेंट जो पैदल आए थे सर। सर 21वीं सदी के भारत में ये थोड़ा सा जो है सही नहीं अच्छा, था। प्रदेश में इस समय क्या क्या ज्वलंत समस्याएं आप समझते हैं इस समय? सर इस समय पे तो जो सबसे बड़ी समस्या हम समझ रहे हैं वो हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स जो वापस से आए हैं सर, उनको एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है सबसे ज्यादा। सर उसे जो हमें यहीं पे रोजगार देने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। सर जो दूसरी समस्या मैं समझता हूँ वो एजुकेशन की समझता हूँ सर। तो जो है जो सोशल इकोनॉमिक जो सोशल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें स्टूडेंट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, सर उसमें जो यूपी का स्थान है वो सबसे ज्यादा नीचे आया है। तो सर उसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और सर जो तीसरी समस्या समझता हूँ वो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स है सर, इसको जो है इसको हमारे प्रदेश की राजनीति से अलग करने की काफी ज्यादा जरूरत है सर। अच्छा, जो लेबर्स आए दूसरे प्रांतों से, यूपी जी की सर, बात कर रहे हैं, जी तो सर, उसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। जी सर, तो पुरुषों के लिए तो मनरेगा वगैरह में जॉब की बात हो रही है, जी सर। लेकिन महिलाओं के लिए कोई बात नहीं हो रही। आप इसको कैसे देखते हो? सर जो मनरेगा है एक तरह से सर वो सभी के लिए खुला हुआ है। तो हम्म। महिलाओं के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी कि पुरुषों के पास है। और सर महिलाओं की तरफ जो है स्पेशल ध्यान देने के लिए एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी नाम से एक सरकार ने योजना चलाई है। उसमें जो भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनको जो है बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो है लोगों को वो बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूक कर सके। तो सर महिलाओं के लिए ये अलग से कदम और उठाए जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, एक सवाल थोड़ा प्रदेश से बाहर का पूछ लेते हैं आपसे, लास्ट जी सर, लास्ट हो सकता है जी, जी कि सर, नेपाल एक तरह से भारत का अंग ही माना जाता रहा है, जी, जी सर, हालांकि स्वतंत्र देश है ना। जी सर, तो नेपाल से भी आजकल हमारे संबंध ठीक नहीं है, पाकिस्तान से ऑलरेडी ठीक नहीं है, चाइना से टेंशन है ही है।
म्यांमार वगैरह, तो सबसे तो किस रूप में देखते हो, कैसे देखते हो इसको? हमारा फेल्योर है कि कहीं हमको? सर जो है सर, एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप बनते हैं वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइप से बनते हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि जो दूसरे देश है वहां पे ऐसी सरकार ना आए जो भारत को जो है इतना ज्यादा अच्छी तरह से जो कमेंट करे। तो सर मैं इस रिलेशन को इस तरह से देखता हूँ कि जो जैसे जो है डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, देशों में चेंज होता है, तो रिलेशन फिर से सुधर सकते हैं। और इसके लिए हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करने की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि सर मालदीव्स में जो इससे पहले रिजीम थी वो भारत के इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, पर सर जो अब नई रिजीम आई है उनके आने से भारत के टाइज फिर से मालदीव के साथ काफी ज्यादा अच्छे हो गए। अच्छा देखिए, मैं ऑल द बेस्ट, मैं अपनी ओर से आपको ओवर करता हूँ, परंतु जैसे जहाँ पे आप रहते हो, जो जो आपको जानना चाहिए है ना इंटरव्यू में, और एक ऑफिसर के लिए ये चीजें होती हैं कि जो चीज आपको जाननी चाहिए, जैसे आप जहाँ रहते हो तो वहाँ के बारे में जो जानकारी, सामान्य जानकारियां हैं वो होनी चाहिए। उसके बारे में अगर आप कहोगे कि जानकारी नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, मतलब अवेयरनेस नहीं मानी जाएगी, है ना। जो नहीं, मतलब जो आपको नहीं जानना चाहिए, जो आप नहीं जान सकते हो सामान्य तौर पे, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जो जनरल अवेयरनेस है एक ऑफिसर को कान और आंख खुला रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू, सर। गुड आफ्टरनून सर। आप ग्रेजुएशन किस में है आपका? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड graduation- कम्युनिकेशन है। हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक करी है सर। राइट। आप ये बताइए कि आपने पहला प्रेफरेंस एसडीएम के रूप में लिया, आप की पहली पोस्टिंग एज एसडीएम होती है और किसी काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको कहीं भेजते हैं किसी इंक्वायरी के लिए, किसी स्कूल में कोई मिड डे मील को लेकर कोई प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका जो मुखिया है जिले का, वो आपको दबाव आपके ऊपर बनाता है अगर आपको यहाँ रहना और काम करना है तो आप इसको इस तरीके से, ऐसी स्थिति में आप कैसे फैसला करेंगे, क्या करेंगे उसमें? इमीडिएट पहला कदम सर, जो मेरा पहला कदम होगा वो सबसे पहले होगा हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से जो है समाज के सेवक है। तो सर सबसे पहले तो मैं यही कदम उठाऊंगा कि मैं जो है उनसे बात करूं कि जो मेरा कदम होगा, जो स्कूल व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरा कदम होगा, वो हमारे समाज के लिए भी होगा और वो आपके लिए भी होगा। क्योंकि अगर स्कूल अच्छा काम करता है तो उसमें जो है मतलब आपका भी जो है थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा कि सर आपके जो शासन में ये काम जो है यहाँ पे अच्छा हुआ है। और सर दूसरा मेरा कदम होगा कि जो है मैं जो है जन जन तक जो है अपनी बात पहुंचाऊं, जो हमारे तहसीलदार वगैरह उनके जरिए अपनी बात पहुंचाऊं कि हमारे देश में जो है अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है तो स्कूल एजुकेशन में इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स है उन्हें भी जो है आगे बढ़ के कदम उठाना पड़ेगा, उन्हें भी मांग जो है अपनी उठानी पड़ेगी अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से कि वो स्कूल एजुकेशन को सुधारने में उनकी मदद करे। तो सर इससे जो है मेरा काम भी होगा और जो समाज में जो है वो चेंजेस भी आएंगे। सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठा हुआ है, वो जो पॉलिटिकल लीडर है वहाँ का, वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठा हुआ है और वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। जी सर। और वो सालों से अपनी मनमर्जी कर रहा है। जी सर। और वो मतलब आपकी लाइफ के लिए भी खतरा है अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं। तो पहला इमीडिएट स्टेप क्या होगा? आप मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। पहला इमीडिएट स्टेप आप क्या करेंगे? आपको सारे हालात का आपने जायजा ले लिया और आप इस नतीजे पर पहुंचे कि आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है सिवाय इसके कि कोई जैसा कह रहा है वैसा आप। पहला स्टेप आपका क्या होगा? सर जो मेरा स्टेप होगा सर, जो अधिकारी का ऑर्डर है मैं उसे मानना चाहूंगा सर। और अपनी जो है अपनी सेफ्टी के लिए जो है मैं जो है
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है मेरी सेफ्टी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए सर। नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे इन बातों के लिए या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? सर जो मैं सबसे पहले अपने जो मतलब है डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को इन्फॉर्म करेंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले इन्फॉर्म करेंगे? मैं सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट सर मैं सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करूंगा। मैं उनसे कंसल्ट लेना चाहूंगा कि सर जो मेरे साथ ये हो रहा है मैं इसके लिए अब आगे क्या कर सकता हूँ सर। सर मैं पुलिस से पहले जाने से पहले मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है पहले जाना पसंद करूंगा सर। आप इंफॉर्मेशन आईटी से भी जुड़े हुए हैं? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना आपने? जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी सर। क्या है ये? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नई प्रकार की तकनीक है जिसमें कि हम जो इंसानी मस्तिष्क सोच सकता है उस पूरे न्यूरॉन्स को हम एक मशीन में ट्रांसफर कर दे। तो जिस तरह से इंसान है वो सवाल सुन के जवाब देता है उसी तरह जो मशीन है वो भी अपने आप ही रिएक्ट करे, उसमें जो है कोई प्री प्रोग्राम फीड करने की जरूरत ना करे और वो एक ही पैटर्न पर ना चले। तो सर यही जो बेसिक थ्योरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है सर, कि कोई भी मशीन जो है वो अपने आप ही मतलब कोई रिस्पॉन्स देके अपने आप ही जो है रिएक्ट करे सर। आप किताबें पढ़ते हैं? किताबों का शौक है आपको पढ़ने का? जी सर। किताबों को पढ़ने का शौक है? जी सर। एक यूपी के ब्यूरोक्रेट ने एक किताब लिखी है, गार्ड्स ऑफ करप्शन। आप बता सकते हैं किसने लिखा है? गार्ड्स ऑफ करप्शन। नो सर। किसी महिला चीफ सेक्रेटरी का नाम आप बता सकते हैं जो सिटिंग चीफ सेक्रेटरी है? सर जो है नाम सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कोई बात सर अभी बस। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी सवाल। जी सर। ये गलवान घाटी का नाम आपने सुना होगा? जी सर। जी सर। जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वहां पे, इसकी जी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? इसकी स्ट्रेटेजिक क्या है? सर इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सर, जो गलवान वैली है वो जो श्योक रिवर है उसके जस्ट जो है परपेंडिकुलर शेप में। तो सर जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो एलएसी डिफाइन होता है वो उसके फिंगर्स, उसके 8 फिंगर्स है। तो सर जो ये जो पार्ट है ये एलएसी के वेस्ट में यानी कि इंडिया की तरफ आता है सर, और जो इसमें चाइना ने एनक्रोच किया हुआ है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आज के टाइम पे जो एलएसी बाउंड्री डिफाइन कर रही है ये इंडिया का पार्ट है सर। इसमें वहां पे किसकी पोजीशन स्ट्रांग है? सर इस समय पे जो है सर देखा जाए तो जिस तरह से चाइना ने अपना बिल्डअप किया है सर उनकी पोजीशन स्ट्रांग लग रही है। पर सर अगर मिलिटरीली देखें तो उसमें इंडिया की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है सर। उसका मैं ये कारण मानता हूँ कि जितना बिल्डअप चाइना ने किया उतना बिल्डअप जो है हमारे उतनी ट्रूप्स हमारी जो है वहां पे डिप्लॉय हो रखी है पहले से। वहां पे इंडिया ने पूरी अपनी एक ब्रिगेड जो है वो डिप्लॉय कर रखी है। और सर इसका दूसरा कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे जो हमने दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है उससे जो है जो हमारी ट्रूप डिप्लॉयमेंट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सर इसका तीसरा रीजन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो दौलत बेग ओल्डी है वहां पे एक एयर स्ट्रिप है। तो वहां पे हमारी जो एयर फोर्स है वो अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकती है और कोई भी आगे कुछ भी जो है चीजें बढ़ती हैं। तो सर स्ट्रेटेजिकली मैं इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसे वो ज्यादा मानना चाहूंगा सर वहां पे अभी। हाई एल्टीट्यूड पर जो मिलिट्री एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस है वो किसका अच्छा है? सर इंडिया का अच्छा है सर। चाइना का क्यों अच्छा नहीं? सर चाइना का अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि जो हमारी इंडियन ट्रूप्स है वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहती हैं कि कभी भी जो है पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है सर। वहां से सीज फायर हो सकता है और कुछ भी जो है कैजुअलिटी हो सकती है। तो सर हमारी जो ट्रूप्स है वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहती हैं। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना जो है इतनी प्रिपरेशन हमेशा जो है नहीं करता 24/7 और जो है 365 दिन ऐसी तैयारी में नहीं रहता जैसे कि इंडिया रहती है सर। दुनिया के इतने हाई अलर्ट को होने के बाद भी उसने कोरोना से लेके और मिलिट्री फील्ड में सब में सुपरमेसी कर रखी है। जी सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप एक्सप्लेन करें? सर जो है इसमें मैं ये कहना चाहूँ कि जो चाइना ने जो है अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो पिछले 10 सालों में काम किया है सर वो जो है
वो इतना जो है फ्रूटफुल उनके लिए साबित हुआ है कि जो है वो आज इस पोजीशन पे आ पहुंचा है। उन्होंने सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर ध्यान दिया, जो कि इंडिया नहीं कर पाया सर। तो इसकी वजह से जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई पिछले 10 साल पहले, उनका उन्हें आज नतीजा मिल रहा है सर। और सर इसके लिए दूसरा कारण ये भी कि वहाँ पे जो है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे पब्लिक के प्रति इतनी जवाबदेही उन लोगों की नहीं है कि जो है कि वो अकाउंटेबिलिटी वो अपनी जो है पब्लिक को बता सके। तो वो अपनी पॉलिसीज अपने ढंग से कैसे भी तरीके से बना लेते हैं, पर सर इंडिया में नहीं है। इंडिया में सरकार को हर एक्शन के लिए पब्लिक को जवाब देना होता है। आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जी सर। हेलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सर। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऐसा फैक्टर है जो जिस पर पूरी दुनिया में R&D बहुत तेजी से चल रहा है, वो क्या है, कौन सा फैक्टर है? सर न्यूरल नेटवर्क सर। उससे उसका फायदा क्या है? सर न्यूरल नेटवर्क से फायदा ये है कि जो रिस्पांस की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है सर। न्यूरल नेटवर्क रिस्पांस की नॉट इट इज ये दूसरा फैक्टर, कोई दूसरा फैक्टर। स्पीड बढ़ाने की बात नहीं, बहुत ही सेंसिटिव मामला है वो। सॉरी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अशोक सर, आप पूछना चाहें पूछ लें। 5G में कई चीजों में सुधार होगा। एक कहा जाता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है? सर लेटेंसी जो है वो सर स्पीड को डिफाइन करती है सर, कि जो है कितनी देर में दो सिग्नल्स की बिट जो है वो कितना टाइम ले रही है सर। कि सर कुछ और स्पीड तो अलग बात हो जाती है, लेटेंसी स्पेसिफिकली क्या होती है? सर लेटेंसी जो है सर वो लैग टाइम को डिफाइन करती है सर। लैग टाइम की 2 बिट्स के बीच में जो है कितना टाइम गैप क्रिएट हो रहा है, तो सर उससे जो है 5G का जो वो जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता है सर। ठीक है, चलिए। ये आरोग्य सेतु ऐप आपने यूज किया है? जी सर। किया है। अच्छा, आरोग्य सेतु क्रिटिसिज्म क्यों की गई है? मुख्य कारण क्या थे इसको क्रिटिसाइज करने की? सर आरोग्य सेतु ऐप को क्रिटिसाइज करने का जो सबसे मेन कारण है वो लोग लॉस ऑफ प्राइवेसी को बता रहे हैं। तो सर इससे ये जो है ये चीजें सामने आ रही हैं, मतलब पूरी तरह से प्रूव नहीं है कि जो है कि कोई जो है कोरोना इन्फेक्टेड है तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है लोग हैक करके दूसरे लोगों के पास पहुंच जा रही है। तो इससे जो उनके खिलाफ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो थोड़ा सा सर बढ़ रहा है। तो सर इसीलिए लॉस ऑफ प्राइवेसी की वजह से आरोग्य सेतु ऐप को जो है सर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पर सर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसको नेग्लेक्ट किया है सर। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत IAS प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।